हो गया सर। ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दीक्षा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। तो बच्चों, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऐप को विजिट कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक होगा वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको वहां से देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ही देखेंगे। ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होती है, इसमें ऐसा क्या पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप इसके नाम में ही देखिए, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात यहां पर की गई है। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा है बच्चों आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस को आप यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, केमिकल एनर्जी की फॉर्म, यानी केमिकल एनर्जी की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यहां पर बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन होता है इसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या लिखोगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर आप क्या पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कैसे चेंज किया जाता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे चेंज किया जाता है। तो चैप्टर में थोड़ा अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हर एक टॉपिक के अंदर बात की जाती है। और वो है बच्चों आपका 11th क्लास का टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, यानी आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब ये टॉपिक आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं कि यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही अगर हम इस टॉपिक को रिलेट करें तो आप देखिए कि हम किसी सेल या बैटरी की इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी सेल या बैटरी के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। आप सभी जानते हैं किसी भी सेल या बैटरी में दो ही पोल होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर क्या होता है आपका, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रिएक्शन शो करेगा और कौन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपके रिएक्शन शो करेगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारा कौन सा रिएक्टेंट तो एनोड की तरफ जा रहा है और कौन सा रिएक्टेंट हमारा कैथोड की तरफ जा रहा है। तो चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और फिर बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप रिडॉक्स रिएक्शन को ही देखिए। ये दो वर्ड हैं इसके अंदर आपके, एक तो रिड यानी कि रिडक्शन होता है, और दूसरा यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। अब इसकी 10th क्लास की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो कि हर जगह पे आप देखकर बता नहीं सकते कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ होगा या यहां पर रिडक्शन हुआ होगा। तो वो डेफिनेशन क्या है आपकी, देखिए रिडक्शन में आपको पढ़ाया जाता है, या फिर चलो मैं सबसे पहले आपको रिडक्स रिएक्शन के बारे में बता देता हूं, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक डिफरेंस की फॉर्म में आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन यहां आप देख पा रहे हैं, यही बनेगी कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है आपका और साथ में रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। हाँ जी। उसके बाद है, आप ये ध्यान में रखना, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी केमिस्ट्री में होती हैं लगभग सारी रिएक्शंस हमारी रिडॉक्स रिएक्शन ही कंसिडर की जाती हैं बच्चों।
जहां पर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कुछ ना कुछ रिड्यूस जरूर होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, अगर आपको इनमें से कोई एक ही चीज एक रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व हो रही है, यानी अगर आप ये देख रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर सिर्फ रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा, तो प्यारे बच्चों वो आपकी हाफ रिएक्शन कंसिडर की जाती है। यानी कि अभी वो रिएक्शन आपकी ओवरऑल रिएक्शन नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और इसी को समझते हैं ये क्या होता है। लिखिए ऑक्सीडेशन और सेकंड है आपका रिडक्शन। तो बेसिक से ही स्टार्टिंग करेंगे बच्चों, बस ध्यान से सीखते रहना इसको। ऑक्सीडेशन में आप देख पा रहे हैं, इसको याद करने की भी ट्रिक है, ऑक्सी यानी कि बच्चों यहां पर ऑक्सीजन को ऐड कर लिया जाता है अपने अंदर। तो ऑक्सीजन का एडिशन आप क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लिखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन प्यारे बच्चों आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का ही एडिशन, इसी को सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं कहा जाता, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनके एडिशन को हम ऑक्सीडेशन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन किस बेस पर और किस एलिमेंट को, चलिए इसी से रिलेट करके बताते हैं आपको। आप जानते हैं कि आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, और उसके ठीक बाद बच्चों आपका नंबर आता है ऑक्सीजन का। यानी कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका, और इसके एडिशन को आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्यों ना ऑक्सीजन की जगह पे मैं ये भी लिख दूं कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन भी हो सकता है और इसके अलावा इसी जैसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है, और वो अगर कहीं पे ऐड हो रहे हैं आपके, तो प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को क्या कंसीडर किया जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन माना जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले रिडक्शन में क्या होता है। यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है बच्चों, तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। लिख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तब तक आप अपने दिमाग में सोच लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन क्या सिर्फ हाइड्रोजन का ही एडिशन, क्या इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहां पर आपने लिखा है कि ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन इसके अलावा कोई भी इसी जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन जैसा कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकता है। तो आप लिखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों इसी को आप क्या कहोगे, रिडक्शन कहोगे। यानी जहां पे हाइड्रोजन को या फिर उसी जैसे किसी एलिमेंट को अपने अंदर अगर ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, यहां पर रिडक्शन हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। हाँ चलिए पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बताइए। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये गलत है आपका। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको समझा देता हूं क्या कुछ होता है। भाई मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का कोई एलिमेंट है और एक बी नाम का कोई एलिमेंट है। अब आपको पता है कि जब भी दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बनता है, उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होना बहुत जरूरी होता है। एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहां पर ए ने शेयर किया होगा, एक को बी ने शेयर किया होगा अपनी तरफ से। तो ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग होकर ही क्या बनता है, कोई बॉन्ड बनता है। लेकिन इनमें से एक एलिमेंट इतना पावरफुल है कि वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा ही, क्योंकि पावर है उसके अंदर खींचने की, छोटा साइज होता है उसका। दूसरी बात, वो इस दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, और इस वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ शिफ्ट करके गेन करने की कोशिश की है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं। तो दूसरे एलिमेंट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी शो हो रही है आपको, तो उस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा बच्चों, और यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
यानी कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ठीक है। लेकिन इसी में आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अब आपका वो एलिमेंट है जिसने आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने दिया है। जैसे यहां पर बी ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ए की तरफ, तो बी क्या है यहां पर, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ब्लॉक में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाए जाते हैं? बता सकते हैं? आपके एस ब्लॉक के अंदर आपको पता है दो ग्रुप होते हैं। जो सबसे पहली लाइन होती है आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड की तरफ, थोड़ा सा डिजाइन मैं आपको बना के दिखा देता हूं पीरियोडिक टेबल का, कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर जो सबसे पहली लाइन जो ये होती है, फर्स्ट ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये अल्कली मेटल का ग्रुप होता है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल पाई जाती है इस ग्रुप के अंदर। और ये मेटल हाईली रिएक्टिव इस वजह से हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकती हैं, दे सकती हैं किसी को भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो आपके जो एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है एस ब्लॉक के अंदर, वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो चलिए इसका उल्टा आप बता दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पाए जाते हैं, कौन से ग्रुप या कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया कहां पाए जाते हैं, एस ब्लॉक के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्यारे बच्चों हम किसको बता रहे थे सबसे पहले, फ्लोरीन को। तो आपका यहां सबसे लास्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये 18th ग्रुप होता है। टोटल 18 ग्रुप होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसमें लास्ट ग्रुप आपका 18th ग्रुप है। लेकिन उसके ठीक पहले वाला 17th ग्रुप जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भरा हुआ है, जिसके अंदर आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। ये सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। जब भी आप अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इस लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हो किसी भी पीरियड में, याद रखना टॉप टू बॉटम तो आप ट्रेवल करते हो ग्रुप के अंदर, लेकिन लेफ्ट टू राइट आप जाते हो एक पीरियड के अंदर। तो पीरियड में क्या होता है बच्चों, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ जाता है उस तरफ। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि लेफ्ट साइड से जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट का साइज जो है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, और जो छोटा होता है वो किसी के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर, ऑक्सीजन और उसी जैसे एलिमेंट का एडिशन तो ऑक्सीडेशन है, इसका उल्टा करके लिख दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि हाइड्रोजन जब कहीं से रिमूव हो जाता है या उसी जैसा कोई एलिमेंट कहीं से रिमूव हो जाए तो इसको भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इसका उल्टा करके लिख दो आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे यहां पर, रिडक्शन कंसीडर करेंगे। ये आपके 10th क्लास की डेफिनेशन है, जिसका एक बेसिक्स एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फिर एक ऐसा एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा जिसमें आप बता ही नहीं सकते देखकर इनके बेस पर, सिर्फ इन 2 पॉइंट के बेस पर कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ होगा, कौन रिड्यूस हुआ होगा यहां पर। तो चलिए वो एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। आपके पास यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO और आपने इसमें डाल दिया है हाइड्रोजन। जब आपने रिएक्शन कराई तो यहां पर बन गया आपका H2O और साथ में बाहर निकल के आ गया कॉपर। बताइए यहां पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ होगा और कौन रिड्यूस हुआ होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉपर के पास यहां पर ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट जब वो बना रहा है तो इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी इसके अंदर से ऑक्सीजन जा चुका है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन। यानी कॉपर का यहां पर क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। लेकिन हाइड्रोजन ने क्या कर रखा है, यहां से यहां तक जब वो गया उसने ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर लिया है। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है,
ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है और क्यूप्रिक ऑक्साइड का या कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, यहां पर रिडक्शन हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें तो आपको साफ दिख रहा है कहां से ऑक्सीजन गया और कहां से ऑक्सीजन आया है और किसके पास आया है। लेकिन इसका एक उल्टा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, और वो एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लिया भाई हमारे पास है H2 प्लस Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर बन गया आपका 2HCl। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं यहां पर ना तो कोई हाइड्रोजन जैसा कोई ऐसा एलिमेंट लग रहा है हमें, और हाइड्रोजन तो चलो मैंने इसके अंदर ले ही लिया, ये तो आप देख के बता ही दोगे, लेकिन ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपको इसके अंदर। चलो हाइड्रोजन को देख के पता चल रहा है कि हाइड्रोजन यहां से HCl बना रहा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा या फिर इसको रिडक्शन कहें, क्या कहें इस चीज को। इस चीज का आपको तब पता चल सकता है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, जब आपको चार्ज कैलकुलेट करना आता है। यानी आप चार्ज कैलकुलेट करके किसी भी एलिमेंट का ये बता सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा या रिड्यूस हुआ होगा। ठीक है, इसके कुछ रूल मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलिए ऑक्सीडेशन की तरफ आप थर्ड पॉइंट लिखिए, क्या होता है ये हमारा डाउट है यहां पे। ठीक है, इसको हम बाद में जब टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा तब ऐसे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन में थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जहां कहीं भी लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि बच्चों जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वहां पर भी क्या माना जाता है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। अब कैसे, एक ये पॉइंट और इससे एक अगला ठीक पॉइंट आएगा आपका, ये दोनों पॉइंट मैं आपको एक ही एग्जांपल में बता दूंगा क्या होता है। चलिए इसमें लिख दीजिए आप, रिडक्शन में क्या होता है, यहां पर तो लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहां पर गेन होता है। लिखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं टेक्स प्लेस लिख देता हूं यहां पर, आप समझ जाना ये रिडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, जहां कहीं भी आपको किसी भी एलिमेंट का चार्ज बढ़ता हुआ दिखे, यानी चार्ज इंक्रीज अगर कहीं पे हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन कंसीडर कर लेते हैं। लिखिए इंक्रीमेंट इन द चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट और एटम। जब भी किसी एलिमेंट का या एटम का चार्ज बढ़ जाता है तो उसको भी ऑक्सीडेशन माना जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद है, इसका उल्टा करके यहां पे लिख दो आप, कहीं पे चार्ज अगर घट रहा है, घटने को क्या कहा जाता है, रिड्यूस, तो इसको हम क्या मान लेंगे, रिडक्शन। यानी जहां पे चार्ज घटता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो लिख दीजिए आप, डिक्रीज ऑफ चार्ज या डिक्रीमेंट इन चार्ज ऑफ एनी एटम और एलिमेंट, ऑफ एनी एटम और एलिमेंट। पता चल गया, ये चारों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं इन दोनों के। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले उस एग्जाम्पल को ही लेते हैं जो पिछली बार हमने लिखा था, H2 प्लस Cl2 और यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है 2HCl। चलिए देखते हैं चार्ज कैसे बढ़ घट रहा है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन है नहीं जिसके बेस पर ये बताया जा सके कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो हम चार्ज के बेस पर बताएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान में रखना रूल क्या होता है, कोई भी एलिमेंट या एटम आपको अपनी ही एलिमेंट्री स्टेट में अगर दिखे, इसको मैं बिल्कुल एक आसान लैंग्वेज में समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, एलिमेंट्री क्या चीज है। जब भी कोई एटम अकेला लिखा होता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है इसके साथ। अब आप इसको या तो ये कह दो कि ये अकेला ही प्रेजेंट है, या फिर कोई दूसरा जुड़ा भी है तो हाइड्रोजन ही जुड़ा है बस। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर अकेला है या उसी जैसा कोई एलिमेंट, वही एलिमेंट उसी के साथ जुड़ा है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो इन पर चार्ज हमेशा क्या मान के चलोगे आप, 0। यानी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर उसकी एलिमेंट्री स्टेट में जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, 0। लेकिन ये तो क्लोरीन पर भी अप्लीकेबल है, क्योंकि क्लोरीन भी अकेला ही प्रेजेंट है, सिर्फ क्लोरीन ही तो है 2 यहां पर।
तीसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं इन दोनों के अलावा। तो क्लोरीन क्लोरीन ही है, यानी कि इस पर भी चार्ज कितना कंसिडर करोगे आप? 0। लेकिन यहां पर आप देखो दो कंबाइन हो चुके हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो हुआ होगा इनके बीच में। तो किसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और किसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा? अभी तो मैं कॉमन ट्रिक वैसे ही बता देता हूं आपको। क्लोरीन पर तो -1 चार्ज होता ही है, सभी को पता होगा, और हाइड्रोजन पर +1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 0 से +1 की तरफ चला गया, यानी चार्ज बढ़ गया यहां पर। तो चार्ज बढ़ चुका है तो इसका मतलब इसका क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। लेकिन क्लोरीन तो 0 से -1 की तरफ चला गया, ये तो घट गया, तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे आप चार्ज कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये चार्ज कैलकुलेट करने के मैं कुछ रूल बता देता हूं आपको, वो आप नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले रूल आप क्या लिखोगे? ईच एंड एवरी एटम in its elementary state possesses charge of 0, यानी 0 चार्ज उसके ऊपर कंसिडर किया जाता है या होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि कोई भी एटम या एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, उस पर उसकी एलिमेंट्री स्टेट में चार्ज कितना होगा? 0 होगा। जैसे मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं यहां पे। क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन क्लोरीन हमने लिख दिया है, आप दूसरा कोई लिख दो यहां पे। जैसे मैं लिख देता हूं Fe, दूसरा लिख देते हैं Mg, Na, लिथियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट। यानी कि आप अपनी पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर से आप किसी भी एलिमेंट को उठाइए और सीधा उसको लिख दीजिए, उस पर चार्ज 0 है। ठीक है, उसके ठीक बाद जो सेकंड रूल है आपका, वो क्या होगा? लिखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है, आप लिख लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक में क्या होता है बच्चों? आपके दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है अल्कली मेटल्स का ग्रुप। क्या आप मेरे को अल्कली के बारे में बताएंगे, क्या होता है अल्कली? किसको कहा जाता है, जानते हैं? अल्कली ऐसे बेसिस को कहा जाता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे NaOH, LiOH, KOH, यानी जो बेस वाटर सोल्यूबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली। तो ये आपके अल्कली मेटल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जितनी भी मेटल यहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये जब अपना कोई बेस बनाती हैं तो वो बेस पानी में घुल जाता है आसानी से। ठीक है, उसके बाद है दूसरा ग्रुप होता है आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। लिख लीजिए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद है अल्कली मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? आप देखते हैं आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहले नंबर हाइड्रोजन का आता है। तो हाइड्रोजन को क्या हम एस ब्लॉक में कंसिडर करें? क्या ये ठीक रहेगा? आपने ज्यादातर पीरियोडिक टेबल ऐसी देखी है जहां यहां पर H लिखा हुआ आ जाता है, H हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे, फिर यहां पर लिखा होता है साइड में हीलियम, फिर यहां से स्टार्टिंग होती है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, जो भी है। तो बताइए हाइड्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये बच्चों याद रखना, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है, आज तक का कमी है उसके अंदर, कि उसने आज तक हाइड्रोजन की पोजीशन बताई ही नहीं है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि हाइड्रोजन यहां लिखा आता है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके देखना, हाइड्रोजन को कई बार सेंटर में लिख के दे देता है यहां पर, क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स ही नहीं है। अब वो फिक्स क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी बता दूंगा इसके अगले रूल में ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हाइड्रोजन को इसमें कंसिडर नहीं करना है, एस ब्लॉक में नहीं कंसिडर किया जाता हाइड्रोजन को कभी भी। तो उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट बच गए आपके? लिथियम, सोडियम,
पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब ये सीजियम, फ्रांसियम ये सब हम कंसिडर नहीं करके चलते, क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, तो हमें ऐसे एलिमेंट को लेके ही नहीं चलना। तो यहां पर ये जितने भी एलिमेंट आप लिखे हुए देख रहे हैं, इन सभी पर ये आपको कहीं भी लिखे हुए मिल जाए, किसी भी कंपाउंड के अंदर लिखे हुए मिल जाए। अगर देखो ऐसे अकेला अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको पता है जीरो चार्ज मानना है उसके ऊपर, लेकिन अगर ये किसी के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं भी जुड़े हुए हैं तो इन पर चार्ज आपको लिख देना है +1। बस इन पर हमेशा +1 का ही चार्ज होता है। मैं एग्जाम्पल से बता देता हूं, एक ही एलिमेंट का एग्जाम्पल लेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि +1 चार्ज क्यों है इसके ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फिलअप करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके फर्स्ट शेल में आ जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो आपका बच गया वो आपका सेकंड शेल में आता है। अब आप तो जानते हैं कि सेकंड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप बताइए क्या यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है आसानी से, या अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक दे ही सकता है स्टेबिलिटी के लिए, 7 इसको कौन देगा यहाँ पर? तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की तो कमी पड़ गई इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने बच गए? 2, लेकिन प्रोटॉन तो अब भी 3 ही है इसके पास। तो पॉजिटिव चार्ज तो अब भी 3 है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना बच गया है? 2। तो बताइए टोटल समेशन ये आप करोगे तो +1 ही आएगा। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर? +1, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इनके पास टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इसलिए इनके ऊपर आपको चार्ज कितना मान के चलना है? +1। ठीक है, और ये ही आपके पीरियोडिक टेबल के हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और एक चीज और, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से एक बेसिक क्वेश्चन और आता है। बताइए आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? अभी आप 10th क्लास में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के आए होंगे, पढ़ाई जाती थी आपको। सबसे पहले आता था पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से थी वो सीरीज आपकी। नीचे की तरफ रिएक्टिविटी घटती है इसके अंदर, तो आप इसके बेस पर तो कंसिडर कर सकते हो कि ये तो पोटाशियम हो सकता है। क्या यही है? पोटाशियम तो आता है इसके अंदर, तो क्या हम पोटाशियम को ही कंसिडर कर लें? नहीं कर सकते। याद रखना, आपकी पीरियोडिक टेबल में हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो है फ्रांसियम, लेकिन इसकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से इसको हम कहीं पे कंसिडर नहीं करते हैं। इसको कॉमन किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कराया जाता, ये इनकी स्टडी अलग होती है। तो उससे ऊपर कौन आता है? सीजियम। द सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सीजियम ही आपकी पीरियोडिक टेबल का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। और सीजियम और गैलियम, एक गैलियम और होता है, लेकिन उसका नाम लिखो या ना लिखो कोई जरूरी नहीं है, उससे पहले इसी को प्रेफरेंस देनी है आपने, सीजियम को ही। गैलियम पी ब्लॉक में आता है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट ऐसे होते हैं, अगर आप इनको सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मेटल्स आपके हाथ पे रख लेते हो तो ये अपने आप ही लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड में चेंज हो जाता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आपके आते हैं बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये एलिमेंट आते हैं आपके। तो ध्यान रखना, ये कहीं भी आपको किसी के साथ जुड़े हुए अगर दिख जाएं तो इन पर चार्ज कितना कंसिडर करना है? +2। चाहे ये कहीं पर भी लिखे हैं, इन पर चार्ज हमेशा कितना रहेगा? +2 रहेगा। तो शायद आपको एस ब्लॉक के बारे में प्रॉपर पता चल गया, चार्ज कैसे निकालना है। निकालना तो क्या है, बस देखते ही बता देना है कि इस पर +1 है, इन पर +2 होता है। अब आप इनको याद कर लेना अपनी कोई एक ट्रिक बनाकर। ठीक है, उसके ठीक बाद आता है बच्चों आपका इसमें हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन अलग से क्यों पढ़ा जाता है बता देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। आप एक बात बताइए, जब भी हम किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक भी ना हो तो ही स्टेबल माना जाएगा उसको। तो आप ये बताइए, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक ले भी सकता है स्टेबल होने के लिए,
यानी एक अपने अंदर ऐड भी कर सकता है और एक अपने ही इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। दो केस हो गए यहां पर। तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो याद करो ये अल्कली अर्थ मेटल जैसा बिहेवियर शो कर रहा है आपको। वो भी तो इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करते हैं, जैसे लिथियम का बताया मैंने अभी आपको कि लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो ये भी करेगा। भाई हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया, इसका ये फर्स्ट शेल है, यहां पर वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसका, इसको तो ये लॉस कर ही देगा स्टेबल होने के लिए। तो अगर इसको लॉस कर रहा है तो अब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इस पर चार्ज क्या मान लेंगे, +1, जो कि आप ज्यादातर देखते हो केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उल्टा नहीं हो जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, -1। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में इस पर +1 मान के चले या -1 मान के चले? चलिए देखते हैं इस चीज को। हाइड्रोजन अगर कभी भी किसी भी नॉन मेटल के साथ आपको जुड़ा हुआ दिख जाए तो बच्चों इस पर आपको चार्ज क्या कंसीडर कर लेना है, +1। हाइड्रोजन कभी भी आपको किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो इस पर चार्ज कंसीडर कर लेना +1। मैं एग्जांपल देता हूं, HCl। अब क्लोरीन तो हमारा नॉन मेटल होता है तो हाइड्रोजन पर चार्ज तो +1 रहेगा, तो क्लोरीन पर तो -1 वैसे ही होता है, ये भी बता देंगे बाद में। लेकिन ये क्या है अभी आपका +1 में। वाटर के अंदर देख लो आप, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा बना देता हूं, ऐसा होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है उसका। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2। तो इस पर कितना होगा, +1, +1, यानी +2 हो गया और -2, कंपाउंड आपका न्यूट्रल हो गया। तो हाइड्रोजन जब कभी भी किसी नॉन मेटल के साथ आपको जुड़ा हुआ दिखे तो चार्ज मान लो आप उस पर +1, ठीक है। उसके बाद अगर हाइड्रोजन आपको कभी भी किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ दिखे, हाइड्रोजन प्लस मेटल, तो बच्चों उस पर कंसिडर क्या करोगे आप, -1 चार्ज कंसिडर करना है आपको, -1 चार्ज आपको उस पर कंसिडर कर लेना है, ठीक है। लेकिन इस केस में इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ जुड़ता है तो बच्चों ये बनाता है हाइड्राइड, इसको कहा जाता है हाइड्राइड, ठीक है। ये चीज और ध्यान में रखना। अब कहीं पर आपको मान लिया कोई फॉर्मूला लिख के नहीं दे रहा है, सिर्फ नाम लिख के दे रहा है कंपाउंड का, तो आपको कैसे पता चले कि इसके अंदर हाइड्रोजन पर -1 माना जाए या +1? तो मैं नाम बोल दूंगा उसका कि जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। आपने एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट सुना है केमिस्ट्री के अंदर, LiAlH4, पढ़ा है इसके बारे में? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड वर्ड आते ही समझ जाओ इसमें हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उस पर -1 चार्ज प्रेजेंट है। और वैसे भी आप देख लो एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, ये मेटल के साथ जुड़ा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ेगा तो हाइड्राइड ही बनाएगा और चार्ज भी -1 ही देगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक तो आप यही लिख दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें भी जो हाइड्रोजन है उस पर -1 चार्ज होता है। उसके बाद आप लिख दो NaH सोडियम हाइड्राइड, उसके बाद लिख दो मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, उसके बाद लिख दो कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। अभी मैं आपको इनका भी वेरिफिकेशन करके बता देता हूं। अभी आप एक बात बताइए, फर्स्ट रूल यानी सेकंड रूल में आपने पढ़ा था कि सोडियम पर चार्ज कितना मान लेना है, +1। जब इस पर +1 है तो इस पर क्या होगा, -1 होगा, कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है अपने आप में। मैग्नीशियम पर आपको मान लेना है +2 चार्ज, तो इस पर तो -2 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन पर -2 है तो एक पर तो -1 है। ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम का तो +2 होता है तो हाइड्रोजन का -2 हो जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन पे -2 है तो एक हाइड्रोजन पे -1 है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज को कि हाइड्रोजन 2 टाइप का चार्ज आपको शो करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। अब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, अगर कहीं पर आपको ये सीक्वेंस लिखा हुआ मिल जाए, जैसे बहुत सारे एलिमेंट जुड़े हुए दिख जाएं, तो किसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर किया जाएगा?
आप लिख लो फोंक। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी पीरियोडिक टेबल में कंसिडर किया जाता है फ्लोरीन को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद नाइट्रोजन को, और लास्ट में नंबर आता है कार्बन का। कार्बन तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। ज्यादातर जो बात होती है वो इन तीनों की होती है, और ये आपके पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, नॉन मेटल ज्यादातर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। चलिए बेसिक सा चार्ज इसका कैलकुलेट करके बताता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो बताइए इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप ये बताइए इसको जरूरत कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन की 8 पूरे करने के लिए। लेकिन 6 देने तो बहुत मुश्किल है इसके लिए, 2 ले ही सकता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज ये ज्यादा ले रहा है कहीं से, तो इस पर चार्ज भी कितना आ जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो है -2। ये कॉमन चार्ज है जो आपको केमिस्ट्री में 95% कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है। अब जो 5% कंपाउंड बच जाते हैं उनमें ये ऑक्सीजन कभी कभी आपको अलग चार्ज शो कर देता है। कौन कौन से कर सकता है? अभी बात करते हैं सबसे पहले, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं। एक तो वाटर ही ले लिया हमने, H2O। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, या फिर आप हाइड्रोजन को कंसीडर कर लो पहले, इस पर +1, इस पर +1, ये तो प्लस का 2 हो गया, तो इस पर कितना होगा? -2 होगा। इसमें तो -2 वेरीफाई हो गया। लेकिन जब भी हम बच्चों कभी पर ऑक्साइड की बात करते हैं, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये जो -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, ये इसके ऑक्साइड्स के केस में मिलता है। इस चीज को भी ध्यान में रख लेना बेशक। इन केस ऑफ ऑक्साइड्स, यानी जब ऑक्सीजन ऑक्साइड की तरह बोला जाए कभी, तो उस पर -2 चार्ज है। तो पर ऑक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा कंसीडर करें? तो सबसे पहले कंपाउंड ही लिख के देख लेते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर इसका चार्ज देखेंगे क्या होगा। 2 ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन है आपके पास, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया आपका, एक हाइड्रोजन आपका यहां जुड़ गया है। बताइए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 2 चाहिए उसको। तो 2 बॉन्ड तो पूरे हो गए ऑक्सीजन के, इसके भी 2 पूरे हैं, इसके भी 2 पूरे हैं, यानी स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल हो चुका है। अब आप चार्ज कैलकुलेट करके देखिए। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, तो चार्ज क्या मान ले इस पर? +1। तो इस हाइड्रोजन पर भी +1 है। अब कंपाउंड को तो न्यूट्रल बनाना है, तो एक ऑक्सीजन पर अगर आपने -2 अगर मान लिया, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। -2 -2 -4 हो गया, और प्लस का तो 2 ही बचा आपके पास, कंपाउंड तो न्यूट्रल नहीं हुआ। तो इसका मतलब पर ऑक्साइड के केस में क्या होता है? ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ऑक्सीजन विल शो द चार्ज ऑफ -1 इन केस ऑफ पर ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सुपर ऑक्साइड्स की। सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये आपको मैं अगर समझा रहा हूं, बस इसीलिए समझा रहा हूं कि आप इस भ्रम में मत रहना कि ऑक्सीजन के अंदर बुक्स में पढ़ाया जाता है -2 होता है, लेकिन -2 नहीं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे चार्ज होते हैं। सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल होता है आपका KO2। अब कई बच्चे इसको देखते ही नाम बोल देते हैं पोटाशियम डाइऑक्साइड। बहुत अच्छी बात है, पोटाशियम डाइऑक्साइड आपने बोल दिया इसको। डाइऑक्साइड क्या? द ऑक्सीजन, ऑक्साइड इसका मतलब तो आप इसके ऊपर -2 चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। ऑक्साइड तो तभी बोला जाता है उसको जब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो इसको पोटाशियम डाइऑक्साइड नहीं बोला जा सकता। इसको क्या बोलेंगे फिर? यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो चार्ज कैसे निकलेगा? पोटाशियम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं। आप बताइए पोटाशियम पर चार्ज कितना होता है? +1। ये तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अभी मैंने आपको बताया था इस ब्लॉक में। तो पोटाशियम पर अगर +1 है, तो ऑक्सीजन पर भी -1 होना चाहिए फिर तो 2 ऑक्सीजन पे अगर -1 है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा? -1/2। तो याद रखना सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन होता है
वो -½ चार्ज शो करता है आपको, ठीक है, -½ हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीफ्लोराइड्स की। ऑक्सीफ्लोराइड्स, कई बार ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ के कुछ कंपाउंड बना देता है, जैसे कि आपका है OF2, O2F2। इनके अंदर ऑक्सीजन का चार्ज पूछ लेगा आपसे, बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है, 2, और 2 ही फ्लोरीन है इसके पास, यानी कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। फ्लोरीन पर चार्ज कितना होता है? आप एक बात बताइए, आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन। ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है, अब ये चाहे कहीं पे लिखा मिल जाए आपको, किसी के भी साथ जुड़ा हो, इस पर तो चार्ज हमेशा -1 ही रहेगा, क्योंकि किसी के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, तो खींचेगा तो -1 ही चार्ज शो कर सकता है, -2 क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही एक चाहिए होता है इसको अपने लास्ट शेल में, एक ही बॉन्ड बना सकता है बस। और एक बॉन्ड जो बनाएगा ना, वो भी अच्छे से नहीं बना सकता, क्योंकि क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, और अगर ये किसी का इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके अंदर पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लग जाते हैं। इस वजह से कई बार ये पूछा जाता है आपसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर सकता है, और कई बच्चे यहां पर बता देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को पढ़कर कि फ्लोरीन ले सकता है, क्योंकि पावरफुल तो है वो, ऑक्सीजन से तो कहीं ज्यादा पावरफुल है और ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसका छोटा साइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम रखता है, जबकि ऑक्सीजन थोड़ा बड़े साइज का होता है, और दूसरी बात वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है उसके पास। इस वजह से ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा एफिनिटी होती है। चलो वो बाद की बात है, यहां पर आते हैं। फ्लोरीन पर चार्ज कितना माना जाएगा? -1। तो इस पर भी -1, तो इस पर कितना होगा? +2। ये तो -1 कितना हो गया टोटल? -2 हो गया, तो इस पर तो +2 होना चाहिए, तभी ये कंपाउंड न्यूट्रल हो सकता है आपका। तो ऑक्सीजन +2 चार्ज भी शो कर सकता है, तो ये भी आप नोट कर लेना इसमें। उसके बाद आता है O2F2। अभी आपने ऐसा ही एक स्ट्रक्चर पढ़ा था H2O2 पर ऑक्साइड। अब इसमें देखो आप, O2 ऐसे जुड़ा है, उसके साथ 2 फ्लोरीन ऐसे जुड़े हैं, ये O2F2 हो गया। अब फ्लोरीन पर अगर -1 चार्ज है, इस फ्लोरीन पर अगर -1 चार्ज है, तो इस पर तो +1 और इस पर भी +1 होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन आपको +1 चार्ज भी शो कर सकता है, इस केस में कर सकता है। पता चल गया? ऑक्सीजन कैन शो मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ज इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेलोजन्स के बारे में। डू यू नो इन विच ग्रुप हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल? 17th ग्रुप होता है आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके हेलोजन्स प्रेजेंट होते हैं। आप एक बात ये बताइए, इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है? यही नाम क्यों रखा गया इनका? पता है? अरे आप एक बात बताइए, आप जो घर में सॉल्ट यूज करते हैं उसका यही फॉर्मूला होता है ना, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट है ये, टेबल सॉल्ट कहा जाता है इसको। तो ये आपके जो हेलोजन होते हैं, ये हेलोजन वर्ड ये बता रहा है कि इनके पास सॉल्ट फॉर्म करने की टेंडेंसी है, ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर की वजह से इनका नाम क्या रखा गया है? हेलोजन्स। तो ध्यान में रखना, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब यहां पर आप ध्यान में रखना, ये कहीं लिखे मिल जाए आपको, कहीं का मतलब ये है कि यहां पर एक्सेप्शन जरूर देखने को मिल सकता है आपको। ये मत समझ लेना कि हर केस में ही -1 रहेगा इनके ऊपर।
फ्लोरीन पर तो जचता है, -1 ही रहेगा क्योंकि ये तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन ये बाकी के एलिमेंट अगर नॉर्मल किसी एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई, किसी मेटल के साथ जुड़ गई, तो इन पर चार्ज हमेशा -1 ही रहता है। कब? जब ये किसी मेटल के साथ जुड़ते हैं, लिख देना, जब ये किसी मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो ये अपने ऊपर चार्ज शो करेंगे -1। ठीक है, चलने दो अभी, बस 2-1 मिनट और चलने दो, ये खत्म ही हो जाएगा टॉपिक। चलिए उसके बाद देखते हैं। अभी तो आप ये एक कंपाउंड का चार्ज कैलकुलेट करके देखो, एक ट्रिक है वो आपकी। फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ा फास्ट वे में कैसे काउंट किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है चार्ज को। अभी एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है H2SO4। पूछ रहा है कि सल्फर के ऊपर चार्ज बताइए कितना प्रेजेंट है। तो क्यों ना सल्फर का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है तो इसको x मान लिया जाए, बिल्कुल मान लिया जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? 2 हाइड्रोजन पर, एक हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है? +1। तो 2 पर कितना होगा? +2। तो आप यहां पर लिख दो +2। उसके बाद फिर से प्लस का साइन इस तरफ। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 ही लिख दो। और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। और इक्वल में लिख दो आप 0। अब इसको सॉल्व कर दो आप, आपका सल्फर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x +6। यानी कि सल्फर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? +6 है। पता चला? वैसे भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं इसका क्या होता है। सल्फर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है। आप यहां पर भी देख सकते हो, इसने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 6 बॉन्ड बने हैं तो +6 ही चार्ज शो करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने x वाला फॉर्मूला लगा के देखा है। एक बार हम ऐसे ही बिना x माने ही इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हम दूसरा कोई फॉर्मूला ले लेते हैं, KMnO4। बताइए KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटाशियम परमैंगनेट। क्या आपको पता है इसको कहां यूज किया जाता है? ये मत बोलना कि ये लैब में टाइट्रेशन करने के काम आता है, ऑक्सीडेशन के लिए। KMnO4 और K2Cr2O7 याद रख लेना केमिस्ट्री में लॉन्ग टाइम के लिए। ये दोनों कहीं अगर लिखे मिले, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, किसी को भी ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो अच्छी बात है, ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, वो तो लैब की बात है ना। हम किसी कंपाउंड को चेंज करना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज कराना चाहते हैं, तो इनसे करा सकते हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसका डेली यूज कहां होता है अपनी डेली लाइफ में? किसी एक अनपढ़ आदमी को कैसे पता चले कि ये पोटाशियम परमैंगनेट होता है? कहां यूज करता होगा वो इसका? लाल दवाई। आपने देखा होगा जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, चोट पर इस दवाई को लगाते हैं, लाल दवाई को। यही होता है KMnO4। आप ये बताइए, क्या इसके लगाने से वो घाव ठीक हो जाता है? क्या ये कोई दवाई है? ये दवाई नहीं होता, ये डिसइंफेक्टेंट होता है। जहां भी आप इसको घाव के ऊपर लगाते हैं, ये उसको स्टेरिलाइज कर देता है, साफ कर देता है, वहां पर मच्छर मक्खी नहीं लगने देगा। बस इसका काम ठीक करने का नहीं होता, बस उसको साफ रखने का होता है। ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले किसी मच्छर मक्खी की वजह से, उसको रोकता है। ये ठीक नहीं करता, उसको ध्यान रखना। क्या आप इसका यूज बता सकते हैं मेरे को? पोटाशियम डाइक्रोमेट इसको कहा जाता है। इसका कहां यूज होता है? आपने कभी देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जिससे वो चेक करते हैं कि ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है? उसमें एक पाइप होता है, एक मीटर होता है उनके पास, उसमें ब्लो करने के लिए बोलते हैं वो किसी भी ड्राइवर को। तो उसके अंदर एक केमिकल भरा होता है, याद रखना, पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसी से पता लगाया जाता है कि किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है। याद रख लेना, इसको किस में यूज किया जाता है? ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में इस कंपाउंड को यूज किया जाता है। ठीक है, पता चल गया? मैं इनका चार्ज कैलकुलेट करके बताता हूं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। KMnO4 के अंदर हमसे पूछा Mn के ऊपर चार्ज बताइए कितना है। अभी हम यहां पे x वाला फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं वैसे तो।
लेकिन शॉर्ट में अगर हमें निकालना पड़े तो आप जानते हैं कि ये पूरा कंपाउंड अपने आप में क्या है, न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज आपको दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये न्यूट्रल कैसे हुआ होगा, इसके सारे चार्ज इक्वल होंगे। अब आप ये देखिए ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, तो 4 ऑक्सीजन है, 4 पर कितना होगा, -8 हो जाएगा, यानी -8 चार्ज इस पर प्रेजेंट है। पोटाशियम पर कितना होता है, +1, तो आप ये बताइए ये +1 और वो -8, ये इक्वल अगर हमें करना है तो यहां पर हमें +7 और चाहिए ना, तो यानी कि मैंगनीज पर कितना चार्ज है, +7। आप शॉर्ट में ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो रिस्क नहीं लेना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके। ये वही करता है जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपकी अभी नहीं है तो आप एक्स वाला फॉर्मूला लगा के करिए इसको सॉल्व, ठीक है। उसके बाद है एक लास्ट कंपाउंड K2Cr2O7। यहां पर क्रोमियम के ऊपर चार्ज बताइए कितना है। ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 7, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, -14। तो पोटाशियम कितने हैं, 2 हैं, तो एक पोटाशियम पर +1 होता है, तो 2 पोटाशियम पर कितना हो जाएगा, +2। अब ये +2 है और वो -14 है, तो इसको इक्वल करना है तो क्यों ना इसमें +12 जोड़ दें, तो क्रोमियम पर चार्ज कितना आ गया निकल के, +12। लेकिन 2 क्रोमियम पे +12 है, तो एक क्रोमियम पे कितना है, 6, तो +6 चार्ज आपका क्रोमियम के ऊपर है। पता चल गया। तो ये कंपाउंड आप सॉल्व करके देख लेना, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का इंट्रो है। यानी अगर आप इस चीज को अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं तो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सेल की, किसी भी बैटरी की, किसी भी टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो चलिए बाकी का लेक्चर हम बाद में करते हैं, तो इसी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू।